ऑफिस में सभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जबकि माही फोन पर चोरी छिपे किसी से बात कर रही है। रिकी, तुम कहाँ थे? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, एक कॉल तक रिसीव नहीं कर सकते हो? माही ने बिगड़ते हुए कहा। यार, मैं मीटिंग में था। इतना भी क्या जरूरी काम है जो तुम रुक नहीं सकती हो? रिकी ने जवाब में कहा। तो माही चुप हो जाती है। रिकी को लगता है कि वह उससे नाराज है। बोलो, क्या बात है? और तुम इतना गुस्से में क्यों हो? रिकी फोन पर आगे पूछता है। मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब मुझे और जलील नहीं होना है, माही ने बुदबुदाते हुए कहा। पर बाबा, हुआ क्या है जो तुम इतने गुस्से में हो? रिकी आगे पूछता है। उसने मुझ पर फिर से चिल्लाया। उसे मेरे हर चीज में प्रॉब्लम है। मैं हंस बोल नहीं सकती हूँ, गाना भी नहीं गा सकती हूँ। वो मुझे जॉब में रखेगा नहीं, इसलिए मैं अभी उसकी नौकरी छोड़ देती हूँ। तुम मेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढो, माही ने बिगड़ते हुए कहा। तो रिकी को उसकी बातों से हैरानी होती है। ठीक है माही, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, रिकी ने जल्दबाजी में कहा, जैसे वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। रिकी, तुम बताओ, मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ दूँ ना? माही आगे पूछती है। मैंने कहा ना यार, शाम को मिलता हूँ तो बात करता हूँ। अभी फोन रखो, मुझे बहुत काम है, रिकी कहते हुए कॉल कट कर देता है। तो माही को बुरा लगता है। वह बहुत परेशान होती है कि वह अब क्या करे। बॉस अथर्व तो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। उसे हर चीज से दिक्कत है। उसे समझ में नहीं आता है कि यह ऑफिस है या कोई जेल। तभी बॉस अथर्व केबिन से बाहर आता है और एक एम्प्लॉय से बात करने लगता है। तो माही जल्दी से काम करने का नाटक करने लगती है, जबकि वह अंदर से बहुत गुस्से में होती है। अब उसे भी लगने लगा है कि वह इस ऑफिस में तो काम कर नहीं सकती है। एक तो पहले से वह क्लाइंट के ऑर्डर नहीं ले पा रही है, और दूसरा बॉस अथर्व जो उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। वह परेशान सी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही है। शाम हो रही है, सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। माही ऑफिस के बाहर रिकी के आने का इंतजार कर रही है। वह बार बार रिकी को कॉल भी कर रही है, पर वह फोन नहीं उठा रहा है। तो माही को और भी गुस्सा आता है। उसे घर जाने के लिए लेट भी हो रहा है। तभी बॉस अथर्व अपनी बड़ी सी गाड़ी में निकलता है। माही उसे एक नज़र देखती है, पर जैसे ही अथर्व उसे देखता है तो वह दूसरी तरफ देखने का नाटक करती है। अथर्व किसी को फोन पर बात करते हुए माही के सामने अपनी कार रोक देता है। तो माही जानबूझकर अपने आप को मोबाइल पर बिजी कर लेती है, जैसे वह अथर्व को दिखाना चाहती हो कि उसे उसके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब माही अथर्व की तरफ देखती तक नहीं है, तो अथर्व भी आगे कार बढ़ा लेता है। पहले चिल्लाता है और फिर लिफ्ट देता है। खड़ूस कहीं का। माही इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपने दुश्मन से लिफ्ट मांगे। माही मर जाएगी, नहीं तुमसे को भी कोई हेल्प लेगी, माही गुस्से से मन ही मन कह रही है। उसे थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने अथर्व की गाड़ी में ना बैठकर उससे बदला लिया है। पर अभी माही के सामने एक समस्या और भी है कि रिकी अभी तक नहीं आया है, जबकि वह रोज टाइम पर आ जाता था। लेकिन आज वह नहीं आया है और ना ही उसके कॉल का जवाब दे रहा है। अब माही को लगता है कि उसे बस से ही घर जाना पड़ेगा। कुछ देर में रात भी हो जाएगी। फिर वह पैदल ही जाने लगती है। वह इस शहर में नहीं है, तो उसे बस वगैरह की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इससे पहले वह रिकी के साथ ही आती जाती थी। पर आज रिकी उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वह बिजी हो, लेकिन वो ये तो जानता है कि उसे मुझे लेने आना है। माही अपने आप में खोई बस के आने का इंतजार कर रही है। अगले दिन ऑफिस में अथर्व आता है, तो माही फोन पर किसी से बातें कर रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें कितनी बार कॉल किया था, तुमने मुझे रिप्लाई करना तक जरूरी नहीं समझा। तुम बदल गए हो रिकी, तुम बदल गए हो, माही फोन पर सिसकते हुए कह रही है। तो अथर्व उसकी बातें सुन रहा है। रिकी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सिर्फ तुम पर भरोसा करके आई थी, और तुम ही मुझे अवॉइड करते हो, माही ने आगे रोते हुए फोन पर कहा। तो बॉस अथर्व को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरे एम्प्लॉय सकपकाए हुए चोरी छिपे इस दृश्य को देख रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी मीटिंग में नहीं थे। मैं कितना परेशान थी, रात को 10 बजे घर पहुंची। अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, माही आगे अपने आप में उलझी कह रही है, जबकि उसके सामने अथर्व खड़ा है। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अगर होता तो मुझे तुम अकेला नहीं छोड़ते, मुझे लेने आते। पर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है।
तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, माही ने रोते हुए फोन पर कहा। तो तभी उसकी नज़र बॉस अथर्व पर पड़ती है, जो उसके ठीक सामने खड़ा घूर रहा है। तो माही डर जाती है और फिर वह जल्दी से कॉल कट कर देती है। अथर्व उसे गुस्से से देख रहा है। सभी एम्प्लॉय की नज़र उन्हीं दोनों पर टिकी हुई है। माही सक पकाई हुई खड़ी है कि आज ही उसका आखिरी दिन होगा, पर अथर्व उससे कुछ कहता नहीं है और आगे जाने लगता है। माही डरी हुई है, उसे अंदर से बहुत बुरा महसूस होता है। वह समझ गई है कि उसकी जॉब गई। वह कुछ भी कर ले, अथर्व उसे नौकरी पर नहीं रखने वाला है। प्यून पानी की बोतल लिए माही के पास आता है तो माही काम पर फोकस कर रही है। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं और प्रोजेक्ट का फाइल भी लेकर जाएगा, प्यून ने कहा। तो माही थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, माही ने प्यून से कहा। तो वह उसे अजीब तरह से देखते हुए जाने लगता है। माही परेशान सी सोच में पड़ जाती है कि अब वह बॉस के सामने कैसे जाए और उसे अपनी सफाई में क्या कहे। बॉस के केबिन में माही सकुचाई घबराई हुई बैठी है। अथर्व कंप्यूटर पर डाटा चेक कर रहा है। तो तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है? क्लाइंट ऑर्डर दे रहा है कि नहीं? अथर्व कंप्यूटर स्क्रीन से नज़र हटाते हुए माही से पूछता है। तो वह थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है। सर, मैंने क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दिया है और क्लाइंट का कहना है कि वो 1-2 दिन में क्लियर करने वाला है, माही ने बड़ी मुश्किल से जवाब में कहा। तो दोबारा उसको कॉल करो और कंफर्म करो कि उसे प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, अथर्व ने आगे कहा। जी सर, पर क्लाइंट का कॉल आने वाला है, उन्होंने कहा था कि वो कॉल बैक करेंगे, माही ने जवाब में कहा। तो अथर को उसकी बात सुनकर उसे अजीब तरह से घूरता है। मैडम, मार्केट में हमारे बहुत से कंपटीटर हैं, अगर हम उनसे ऑर्डर नहीं लिए तो कोई दूसरा उन्हें अपनी ओर खींच लेगा। तो क्लाइंट को बार बार अपडेट करना पड़ता है और उन्हें ऑर्डर देने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। यही मार्केट है, समझ गई आप? अथर्व ने माही को समझाते हुए कहा। तो वह उसे देखकर हाँ में सिर हिला देती है। यस सर, मैं क्लाइंट से एक बार और बात करती हूँ। हालांकि सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। मैंने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स क्लाइंट को भेजे थे और ठीक से समझाए भी थे, माही ने अपनी सफाई में आगे बॉस से कहा। तुम ये तो जानती हो ना कि कल तक ऑर्डर नहीं मिला तो तुम्हें क्या करना है, अथर्व ने आगे उसे उसके डील को याद कराते हुए कहा। तो माही उसका इशारा समझ जाती है। इसलिए कोशिश करो कि ऑर्डर मिल जाए, नहीं तो फिर इस प्रोजेक्ट को किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बिजनेस करना है ना, अथर्व ने आगे कहा। तो माही उसका इशारा समझ जाती है, पर अभी वह उससे कुछ कह नहीं सकती है। शाम के समय ट्रैफिक सिग्नल में जाम लगा हुआ है। माही लोगों के बीच फोन पर बातें करते हुए जा रही है। क्या तुम आज भी नहीं आने वाले? क्या तुम मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते हो, माही ने फोन पर रिकी से कहा। मैं अभी बिजी हूँ, तुम ऑटो से चली जाओ, रिकी फोन के दूसरी तरफ से कहता है। ठीक है, तुम बिजी हो, मैं चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले इस शहर में रह नहीं सकती हूँ? तुम बिजी ही रहो, मैं जा रही हूँ, माही ने बिगड़ते हुए कहा। माही, मैं ऑफिस में हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जरा तो प्रैक्टिकल सोचो, रिकी ने फोन पर कहा। ओह अच्छा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, तुम्हें बार बार कॉल करती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ, क्या करूँ, प्यार जो तुमसे इतना करती हूँ, माही ने आगे तंज कसते हुए कहा। तो रिकी को उस पर गुस्सा आता है। देखो, मेरे पास बहुत काम है, लड़की के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अभी फोन रखो, रिकी ने भी भड़कते हुए कहा। तो माही गुस्से से कॉल कट कर देती है। भाड़ में जाओ, बिजी हूँ तो ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, इस रिकी के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। इससे अच्छा होता कि मैं अपने इस अनजान शहर में आती ही नहीं। अच्छी खासी अपने छोटे से शहर में जॉब कर रही थी, अगर मोनू को पढ़ाना नहीं होता तो इस शहर में यूं ना भटकना पड़ता, माही अपने आप से कहते हुए जा रही है। उसे दुख लग रहा है, वह अपने घर की जिम्मेदारियों से मजबूर है। उसकी एक माँ है और एक छोटा भाई है जो कि गांव में रहते हैं। रिकी भी उसी के गांव का है जिससे वह प्यार करती है, और उसी के कहने पर ही तो वह इस शहर में आई थी, ताकि वह नौकरी करके अपने घर को संभाल सके, अपने भाई को पढ़ा सके। वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में पिछले 2 महीने से नौकरी की तलाश में भटक रही है, पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, और अब जो मिली भी है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बात अलग है कि वह झल्ली टाइप की लड़की है, वह झट से उदास होती है,
तो तुरंत खुश भी हो जाती है। तभी तो अभी उदास थी। और अब देखो कैसे आसमान में फूट रहे पटाखों को देखकर खुश हो रही है। वह जिंदगी को हर पल जीना जानती है। उसे किसी की परवाह नहीं है। उसके मन में जो आता है वह वही करती है और बोलती भी है। पर यह कहना गलत होगा कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझती नहीं है। वह अपने अंदर के भाव को अपने चेहरे पर आने नहीं देती है। वह अपना गम किसी को दिखाती नहीं है। और जैसी भी जिंदगी उसके हिस्से में है वह उसी में खुश रहती है, ना कि अपनी किस्मत को कोसती है। सोनी, कल मुझे लड़की देखने जाना है। मन तो कर रहा है कि कहीं दूर भाग जाऊं, पर बेटू के बिना रह भी तो नहीं सकता हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने जा रहा हूँ। अथर्व सोनी को फोटो देखते हुए मन ही मन कह रहा है। मम्मी के जिद के आगे मजबूर हूँ। बेटू भी चाहता है कि मेरी शादी हो जाए। अगर शादी होगी तो सिर्फ मेरे शरीर की, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। सोनी, कभी कभी तो लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चला जाता। अब ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम थी तो सब कितना अच्छा था। पर अब सिर्फ जी रहा हूँ, बेटू के लिए, मम्मी के लिए। नहीं तो अब मुझे ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अथर्व सोनी की तस्वीर को देखते हुए कह रहा है। फिर वह सोनी की तस्वीर को अपने सीने में छुपाकर सोने की कोशिश करता है। अगले दिन ऑफिस के एम्प्लॉय एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं। केबिन में माही चुपचाप बैठी है। अथर्व प्रोजेक्ट की फाइल को पढ़ रहा है। माही का दिल धुक धुक कर रहा है। आज उसके टास्क का आखिरी दिन है। तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम कुछ कहना चाहोगी? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम जैसे लोग काम कर ही नहीं सकते हैं, अथर्व ने सख्तीपन से कहा। तो माही जवाब में कुछ नहीं कहती है। उसे अंदर से बुरा महसूस हो रहा है कि वह अपने आप को साबित नहीं कर पाई है। इस वक्त वह अपने आप से ही दुखी है। तुम चुप क्यों हो? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब मुंह में ताला लग गया है, अथर्व ने आगे कहा। तो भी वह चुपचाप होती है। अच्छा, तो शर्म आ रही होगी। आनी ही चाहिए। तभी तो इंसान अपने घमंड रूपी विचारों से बाहर आ पाएगा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि अपने आप को साबित करो, पर तुम असफल रही। बात प्रोजेक्ट मिलने की नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे काम करने के तरीकों को देख रहा था। पर तुमसे तो एक फाइल भी संभाली नहीं जाती है, अथर्व ने आगे कठोरता भाव से कहा। तो माही चुपचाप होती है। सॉरी, तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मुझे काबिल लोग चाहिए। तो तुम जा सकती हो। अथर्व ने आगे माही से कहा तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे तो रोना भी आ रहा है, पर वह अपने आंसुओं को रोक लेती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है, क्योंकि अब उसे भी लगता है कि वह किसी काम की नहीं है। उसमें ही कमी है जो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से गवा दिया है। माही नम आंखों से केबिन से बाहर आ जाती है और सीधा अपने डेस्क पर जाती है। वह अपना सामान बैग में डालती है और बिना किसी की तरफ देखे जाने लगती है। सभी एम्प्लॉय की नज़र उसी पर टिकी हुई है। माही रोते हुए ऑफिस की सीढ़ियों से उतर रही है। उसे बहुत दुख लग रहा है कि उसने अपने आप को साबित नहीं कर पाया है। हालांकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था कि वह टास्क को पूरा कर सके, लेकिन वह असफल रही। इस वक्त वह अपने आप में दुखी है कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है। वह पिछले 2 महीनों से जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है, पर अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिली है। अब वह भी महसूस करने लगी है कि उसमें ही कमी है, इसलिए उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा है। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। भाई का स्कूल है, घर का खर्चा है। मम्मी अकेली कब तक संभालेंगी? सब मेरी गलती है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यही मैं हूँ। मुझे तो बहुत घमंड था कि मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर मैंने ठीक से काम किया होता तो आज मुझे जॉब खोनी नहीं पड़ती। माही अपने आप में सोच रही है। उसे अपने परिवार की भी चिंता हो रही है कि वह अपनी अकेली माँ और भाई की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पा रही है। उन्हें माही से बहुत उम्मीदें हैं और इसी बात का माही को सबसे ज्यादा गम है। अथर्व अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं माही के लिए बुरा लग रहा है। वह ये जानता है कि कोई ऑर्डर लेना इतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े अनुभवी एम्प्लॉय भी ऑर्डर लेने में असमर्थ होते हैं। तो माही तो फिर न्यू थी। उसे तो काम का भी अनुभव नहीं था। पर इस वक्त अथर्व का अहम उसे अपने दिल की बात सुनने से रोक रहा था। वह सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहता है और दिल को दिल की जगह में रखता है, क्योंकि वह सिर्फ एम्प्लॉय से काम चाहता है। और जो उसकी नज़र में सही नहीं है तो वह उसे दरवाजे का रास्ता दिखाता है। माही बस स्टॉप पर मायूस सी खड़ी है। उसके सामने एक बस चली जाती है
पर वह बस में नहीं चढ़ती है। उसका ध्यान कहीं और ही होता है। उसकी आंखें नम होती हैं। वह बड़ी उम्मीदें लेकर दिल्ली शहर आई थी और इस शहर ने उसे अब तक सिर्फ आंसू ही दिए हैं। तभी माही का फोन बजता है तो उसका ध्यान टूटता है। वह अपने आप को ठीक करते हुए कॉल रिसीव करती है। हेलो। हेलो माही, मैं एचआर डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अब आप आगे ऑफिस कंटिन्यू कर सकती हैं, ऐसा सर का कहना है। एचआर ने फोन की दूसरी तरफ से कहा तो माही को विश्वास नहीं होता है। सॉरी, माही ने आश्चर्य से ऐसे कहा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। यस माही, आप अभी ऑफिस आ जाइए, एचआर ने आगे कहा। तो माही को समझ में नहीं आता है। पर मैं तो प्रोजेक्ट क्लियर नहीं कर पाई थी और सर ने ही तो मुझे जाने के लिए बोला था। माही आगे फोन पर पूछती है। माही, क्लाइंट का मेल आया है कि वह ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने टास्क को पूरा किया है और इसलिए सर आपको आगे जॉब कंटिन्यू करने को कह रहे हैं, एचआर ने कहा। तो माही हैरान सी सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये मजाक तो नहीं है। बॉस अथर्व के केबिन में माही सच्चाई हुई खड़ी है और अथर्व माही के कंफर्म लेटर पर साइन कर रहा है। हमारी डील टास्क पूरा करने की थी, तो तुमने टास्क पूरा कर लिया है और हमें ऑर्डर भी मिल चुका है, तो अब तुम ऑफिस कंटिन्यू कर सकती हो, अथर्व ने माही से कहा। तो माही का अहम उसे कहना चाहता है कि नहीं, इतनी बेइज्जती होने के बाद तू यहाँ काम कैसे कर सकती है? भूल गई क्या तू? इसने तुझे सबके सामने जलील किया था और तू फिर से उसी के साथ काम करेगी। लेकिन उसका दिल कहता है जो हो गया सो हो गया, उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आखिर तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी तो पूरा करना है। माही मन ही मन सोच रही है। तुम क्या सोच रही हो कि मैं कितना खड़ूस हूँ? पहले निकालता हूँ और फिर बुलाता हूँ। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं नहीं बल्कि कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को तभी सैलरी देती है जब उसे उससे 10 गुना मुनाफा होता है। तो बिजनेस में यह सब होता ही रहता है, अथर्व आगे माही से कहता है। तो उसका ध्यान टूटता है और वह सच्चाई खड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह जवाब में क्या कहे। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि जॉब करना है या नहीं, अथर्व आगे उससे कहता है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी और अपना बेस्ट दूंगी, माही ने थोड़ा जल्दीबाजी में कहा। तो अथर्व उसकी हड़बड़ाहट को समझ जाता है। गुड, तो फिर जाओ और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करो, अथर्व आगे कहता है। थैंक यू सर, माही ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्योंकि वह अंदर से खुश भी हो रही थी और साथ ही उस इंसान के साथ फिर से काम करने को मजबूर है जिसे वह पसंद नहीं करती है। वेलकम, अथर्व ने जवाब में कहा। तो माही हल्की मुस्कान छोड़ते हुए जाने लगती है। अब उसके मन में कोई बोझ नहीं है और ना ही अथर्व के लिए गुस्सा। अब तो उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत मेहनत करना है। शाम हो जाती है। एक बस जा रही है। माही बस में बैठी हुई किसी को कॉल कर रही है। ये रिकी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आजकल इसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। मुझे लेने भी नहीं आता है। सोचा था कि उससे मिलूंगी तो उसे सरप्राइज दूंगी, पर पता नहीं वो कहाँ है। माही अपने आप में खोई हुई कहती है। आज वह बहुत खुश है। फाइनली उसे जॉब मिल गई है और अब वह अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकती है और जो उसके छोटे मोटे सपने हैं वह उन्हें पूरा कर सकती है। रात हो चुकी है। अथर्व लैपटॉप पर काम कर रहा है। बेटू दौड़ते हुए अथर्व के पास आता है। डैडी डैडी, मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, आप मुझे बाहर लेकर चलो। मुझे आइसक्रीम खाना है, बेटू कहता है। बेटा जिद नहीं करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, तुम जाकर खेलो, अथर्व लैपटॉप पर नजर टिकाए हुए कहता है। नहीं, मुझे अभी चाहिए, प्लीज डैडी, चलो ना डैडी, बेटू जिद करते हुए कहता है। बेटा डैडी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अभी तुम जाओ, हम कल चलेंगे, अथर्व काम करते हुए कहता है। नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, अभी जाना है, डैडी डैडी, बेटू कहते हुए डैडी का हाथ पकड़ लेता है। तो अथर्व को बहुत गुस्सा आता है। बेटू नहीं, एक बार मना कर दिया तो समझ में नहीं आता है, कहा ना कि मैं बिजी हूँ, कल चलते हैं, अभी तुम जाओ और मुझे काम करने दो, अथर्व आगे बिगड़ते हुए कहता है। तो बेटू झिझक जाता है और वह रोते हुए जाने लगता है। तो अथर्व को बुरा लगता है कि उसे बच्चे को नहीं डांटना चाहिए था। तभी माँ जी गुस्से से तमतमाई हुई आती हैं। जब बच्चे से प्यार नहीं कर सकते हो तो उसे रुलाते क्यों हो? माँ जी ने बिगड़ते हुए कहा। तो आपको लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ? अथर्व पूछता है। दिन में तो ऑफिस में ही रहते हो और रात में भी काम ही करते रहते हो,
वो तो बच्चा है, उस पर चिल्लाकर ही तुम्हें खुशी मिलती है। मम्मी जी आगे उससे कहती हैं, मम्मी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाओ, मेरा पहले से दिमाग गर्म है। अथर्व चिड़चिड़ाते हुए बोलता है, तो उसे ठंडा करना सीखो, नहीं तो एक दिन सब गवा बैठोगे। माँ जी ने भी बिगड़ते हुए कहा, मतलब कि मुझे काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए, यही चाहती है ना आप? तो ठीक है, मैं कल से घर में ही रहूंगा, फिर देखता हूँ कि यह घर कैसे चलता है। अथर्व ने भुनकते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है, हर बात का उल्टा जवाब देते हो। वो तुम्हारा बच्चा है, उसे थोड़ा वक्त दोगे तो तुम्हारे काम में कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। माँ जी भी गुस्से में कहते हुए चली जाती हैं, तो अथर्व को मम्मी की बातें चुभती हैं, जो उससे सहन नहीं हो रही हैं। वह परेशान सा होने लगता है और गुस्से में लैपटॉप को साइड रखता है। रात गहरा रही है। माही बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही है, पर उसे नींद नहीं आ रही है। उसे रिक्की की याद सता रही है। वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। वह रिकी के बारे में सोचते हुए सोने की कोशिश करती है कि अगर रिकी नहीं होता तो वह आज भी अपने छोटे से शहर में होती। आज वह रिकी की वजह से दिल्ली शहर में है और जॉब कर पा रही है। वह रिकी से बहुत प्यार करती है और अभी उसे याद कर रही है। बस उसे बताने के लिए उतावली हो रही है कि उसे जॉब मिल गई है, वो भी उसकी काबिलियत के आधार पर, जो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। पर रिकी है कि उसे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। कमरे की लाइट जलती है तो बेटा बेटू सो रहा है। अथर्व कमरे में आता है और बेटे के पास जाता है। वह कुछ देर बेटे को देखता रहता है और फिर उसे प्यार से चूमता है। वह जानता है कि बेटे को उसका प्यार चाहिए, उसका समय चाहिए। आखिर उसे कैसे पता होगा कि मैं किस प्रेशर से गुजर रहा हूँ? वह तो मासूम बच्चा है। वह मेरे साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? मुझे बेटू को समय देना होगा। सॉरी सोनी, मैंने आज बेटू पर गुस्सा किया, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटू को समय दूं और उसे बहुत सारा प्यार दूं। अतर्व बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कह रहा है, जैसे उसकी पत्नी सोनी उसे कहीं से देख सुन रही हो। फिर अतर्व बेटे के गाल को प्यार से चूमता है और उसे अपने सीने से छुपाकर लेट जाता है। अगले दिन बेटू डैडी के साथ मस्ती कर रहा होता है और अतर्व भी बेटे के साथ कार्टून देख रहा है। बेटू डैडी को शेर की नकल करके दिखा रहा है, तो अथर उससे डरने का नाटक करता है, जिससे बेटू को बहुत मजा आता है। तभी माँ जी कमरे में आती हैं। हे भगवान, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए हो? माँ जी दोनों को देखते ही बोलती हैं। तो बेटू शेर की आवाज निकाल रहा है। माँ जी मुस्कुरा देती हैं। अथर्व जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की वालों ने जल्दी बुलाया है। चलो बेटू बेटा, आपको तैयार कर देते हैं, फिर डैडी के लिए मम्मी देखने चलेंगे। माँ जी आगे कहती हैं, तो फिर बेटू को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। तो अथर्व चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता है, जबकि उसे लड़की देखने जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तभी अथर्व के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है, तो वह मोबाइल देखने लगता है। किसी अनजान नंबर से मैसेज आया है, जिस पर लिखा है, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। फ्रॉम माही मिश्रा। तो अथर्व समझ जाता है कि मैडम ने बहाने बनाने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस वक्त उसका दिमाग कहीं और है, और वो है कि उसे लड़की देखने नहीं जाना है, पर मम्मी की जिद के आगे उसे जाना ही पड़ेगा। एक घर के बाहर अथर्व अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा है। फिर गाड़ी में से मम्मी जी, बेटू और अथर्व उतरते हैं। लड़की वाले के माता पिता उन्हें अंदर ले जाते हैं। अथर्व घर को देखते हुए अंदर जाता है, तो उसे सामने से ही माही पानी का ट्रे लिए हुए दिखाई दे जाती है। तो वह समझ जाता है कि माही ने उससे झूठ बोला था कि वह बीमार है, जबकि वह तो अच्छी खासी है। माही भी अथर्व को देखकर चौंक पड़ती है। वह अथर्व के नेचर को अच्छी तरह से जानने लगी है कि उसे झूठ से नफरत है, और उसने अथर्व से झूठ बोला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अथर्व माही को घूर रहा है। माही सकपकाई हुई पानी का ट्रे रखती है और जल्दी से जाने लगती है। अथर्व उसे ही घूर रहा है। माही दबे पैर चली जाती है। लड़की वालों के घर में चहल पहल मची हुई है। माँ जी लड़की के परिवार वालों से मिलजुल रही हैं। माही सकपकाई हुई खड़ी है। बॉस अथर्व उसे ही घूर रहा है। उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने उससे झूठ बोला है, जो उसे कतई पसंद नहीं है। अथर फिर कॉल करने के बहाने माही के पास जाता है, तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तुम तो बीमार थी, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? अथर्व धीरे से उससे कहता है। तो माही सहम जाती है। सॉरी सर,
मेरी रूममेट ने अपनी सिस्टर का मेकअप करने के लिए बुलाया था, माही ने जवाब में कहा। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे भी तो जा सकती थी। अथर्व आगे गुस्से से पूछता है। सॉरी सर, मैं तो ऑफिस आ ही रही थी, लेकिन चिंकी ने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। पर मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, माही ने सकचाते हुए कहा। एक और झूठ बोलो, तुम पर भरोसा करना ही बेकार है, अथर्व गुस्से से कहता है। तो तभी लड़की के पिता आ जाते हैं। बेटा, यह सोनम की छोटी बहन चिंकी की दोस्त है, हमने ही मदद के लिए बुलाया था। माही बेटा जाओ, सोनम बेटी को लेकर आओ। सोनम के पिताजी ने अथर्व से कहा तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तो माही की जान में जान आती है। फिर वह जल्दी से जाने लगती है। माँ जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखरी हुई है और वो हंस हंस कर बातें कर रही हैं। बेटू झूले पर बैठा खेल रहा है। माही लड़की यानी सोनम का मेकअप कर रही है और उसकी छोटी बहन चिंकी मदद कर रही है। दीदी, जीजू तो बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, आपकी तो निकल पड़ी है। क्या जोड़ी जमेगी आप दोनों की? चिंकी खिंचाई करते हुए कहती है। तो सोनम मुस्कुरा रही है। सिर्फ हैंडसम ही है वो, कोई मुझसे तो पूछे कि वो कितने खड़ूस हैं। माही मन ही मन कहती है। माही तू भी तो बताना दीदी को, जीजू कैसे दिखते हैं? है ना किसी हीरो की तरह? चिंकी आगे कहती है। दिखने में तो काफी हैंडसम है, बाकी तो सोनम दी ही पसंद करेंगी। माही सोनम का मेकअप करते हुए कहती है। दीदी, इस बार आप हाँ कर दो, मुझे तो लड़के में कोई दोस्त नहीं लग रहा है, और उसका अपना बिजनेस भी है, सब सेट है, कोई टेंशन नहीं है। चिंकी आगे सोनम से कहती है और फिर हंस देती है। हमारी सोनम दीदी तो किसी से कम थोड़ी ना है, माही मेकअप करते हुए कहती है। तुम दोनों बस भी करो, ये मेरी लाइफ है और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, फिर चाहे कोई कितना भी हैंडसम होने दो या अमीर हो। सोनम इतराते हुए कहती है। तो फिर दिल को संभाल लो, क्योंकि जीजू के सामने खुद को संभाल नहीं पाओगी। चिंकी मजाक करते हुए बोलती है और हंस देती है। हाँ सही भी है, जिसके पास दिल ही ना हो, भला उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। माही मन ही मन कहती है, क्योंकि वह अपने खड़ूस बास की सच्चाई तो जानती ही है। चल हट, बहुत देखे हैं ऐसों को, सोनम ने कितनों को रिजेक्ट किया है। सोनम इतराते हुए कहती है। लेकिन इसको नहीं देखा होगा, यह हिटलर का बाप है, माही ने मन ही मन में कहा। उसे तो अपनी पड़ी हुई है कि कल ऑफिस में उसकी क्या हालत होने वाली है। उसने उम्मीद भी नहीं किया था कि एक दिन की छुट्टी उसे इतनी भारी पड़ेगी। बेटू दौड़ते हुए आता है और डैडी की गोद में बैठ जाता है। तभी माही चिंकी सोनम को लेकर आती है। सोनम चाय की ट्रे लिए हुए सभी को चाय देती है। अथर्व सोनम को एक नज़र देखता है, पर वह उसे भाव नहीं देता है और मोबाइल पर मेल पढ़ने लगता है, जैसे उसे सोनम में कोई इंटरेस्ट ना हो। सोनम बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। माँ जी ने उसे पुकारा तो सोनम उनके पास बैठ जाती है। माही की नज़र बॉस पर टिकी हुई है। उसे हैरानी होती है कि यह इंसान लड़की देखने आया है या मोबाइल, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। माही मन ही मन बॉस को देखते हुए कहती है। बेटा अथर्व, सोनम नाम है इसका, बड़ी प्यारी बच्ची है, अच्छे से देख लो, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं देखी है। माँ जी बेटे अथर्व से कहती हैं और फिर हंस देती हैं। तो लड़की की माँ भी मुस्कुराती हैं। बहन जी, ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें अकेले में बात करने दीजिए, तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। सोनम की माँ आगे बोल पड़ती हैं। तो उसके पिताजी आंखें दिखाते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है। बेटा अथर्व, तुम सोनम से अकेले में बात कर लो और अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ लो, क्यों बहन जी? माँ जी आगे कहती हैं। तो अथर्व मोबाइल से नजर हटाते हुए सोनम को देखता है, जो दबी हुई नजरों से उसे ही देख रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटी सोनम, अथर्व को छत की सैर करा लाओ, आज मौसम भी कितना अच्छा है ना, माँ जी बेटी से कहती हैं। तो सोनम उन्हें देखकर सिर हिला देती है। माही की नज़र बॉस पर टिकी हुई है, जो उसे बिल्कुल भी अजीब लग रहा है, जैसे बॉस को किसी ने जबरन लाया हो। खुले आसमान में सफेद बादल उड़ रहे हैं। सोनम सकचा हुई अथर्व के सामने छत पर खड़ी है। कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, बाकी तो तुम्हें सब पता ही होगा मेरे बारे में, अथर्व ने थोड़ा इतराते हुए कहा। हाँ, आपके बारे में बताया तो बहुत कुछ गया है, पर क्या फायदा? सोनम ने अपने आप में बुदबुदाया। तुमने कुछ कहा क्या? अथर्व आगे पूछता है, जैसे उसने सोनम की बातें सुनी हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं, सोनम ने जवाब दिया।
मेरा एक बेटा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मम्मी है कि पीछे पड़ी हुई हैं। अथर्व ने आगे कहा। तो आप अपनी मम्मी के लिए शादी कर रहे हैं? सोनम पूछती है। मैं अपनी पत्नी सोनी को आज भी याद करता हूँ और मैं उसकी जगह किसी को देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए दूसरी शादी करने से कतरा रहा हूँ, पर मम्मी के प्रेशर से परेशान हूँ। अथर्व जवाब में कहता है। तो सोनम को अजीब लगता है। और आप यह सब मुझे इसलिए बता रहे हैं ताकि मैं आपसे शादी करने से मना कर दूँ? सोनम आगे कहती है तो अथर्व उसे आश्चर्य से देखता है। तो ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो आप जाकर मना कर दीजिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। सोनम आगे कहती है। मैंने तुम्हें अपने मन की बात इसलिए बताई कि मेरी पत्नी की जगह कोई और नहीं ले सकता है, और अगर उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अथर्व आगे सोनम से कहता है। वाह, तो मुझे नौकरानी बनाकर ले जाना चाहते हो? इससे अच्छा है कि आया क्यों नहीं रख लेते हो। मेरी जिंदगी खराब करके क्या मिलेगा? सोनम मन ही मन सोचती है। तो क्या सोचा है तुमने? नीचे चलकर बताना भी तो होगा ना? अथर्व आगे सोनम से पूछता है। आपको जो बताना है बता दीजिए, मेरी तो वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है। सोनम ने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा। तो अथर्व समझ जाता है कि शायद उस पर भी शादी का दबाव बनाया जा रहा है। तो फिर चलते हैं, अथर्व आगे कहता है। तो सोनम हाँ में सिर हिलाती है और फिर दोनों जाने लगते हैं। सीढ़ियों के नीचे माही परेशान सी अपने आप में बड़बड़ा रही है। एक नंबर की बेवकूफ हूं मैं। क्या जरूरत थी रूममेट की बहन के घर आने की? अब यह खड़ूस मुझे पक्का नहीं छोड़ने वाला है। बड़ी मुश्किल से तो जॉब में रखा था, और अब उससे झूठ बोलकर बुरी तरह से फंस गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। माही अपने आप में खोई हुई सोच रही है। तभी अथर्व आता है तो वह उसे गुस्से से घूरता है। तो माही थोड़ा हड़बड़ा जाती है। अथर्व आगे बढ़ जाता है। सोनम उसके पीछे से आ रही है। माँ जी सोनम की माँ के साथ बैठकर बातें कर रही हैं। अथर्व आता है और सोफे पर बैठ जाता है। फिर वह मोबाइल चेक करने लगता है। सोनम की माँ अथर्व की माँ को इशारा करती हैं कि अथर्व से पूछे कि लड़की पसंद है कि नहीं। तो माँ जी समझ जाती हैं। बेटा अथर्व, तुम्हें सोनम पसंद है ना? उससे बातें तो कर लिए हो ना? शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है पूछना हो अभी कह दो। फिर बाद में शिकायत मत करना कि मम्मी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। माँ जी ने मजाकिया भाव में कहा तो बाकी सब हंसने लगते हैं। माही भी मुस्कुराती है। अथर्व एक नज़र सामने खड़ी सोनम को देखता है तो उसे ही देख रही होती है। मम्मी, अगर आपको सोनम पसंद है तो मुझे भी है, अथर्व जवाब में कहता है। तो सोनम को हैरानी होती है। क्या तो तुम्हें सोनम पसंद है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। सोनम बहुत प्यारी लड़की है। वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो तुम्हें बहुत प्यार देगी, माँ जी उत्साहित होते हुए कहती हैं। तो सोनम अथर्व को घूर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह उसे कैसे पसंद कर सकता है। पर मम्मी, एक बार सोनम से भी तो पूछ लीजिए कि वह मुझसे शादी करना भी चाहती है कि नहीं। अथर्व आगे मम्मी से कहता है। तो सोनम उसे आश्चर्य से देखती है कि इसी बात की तो कमी थी। खुद तो मना कर नहीं सकते हो तो मेरा इस्तेमाल करो। सोनम मन ही मन भुनकती है। बेटा, उसमें पूछने की क्या बात है? मेरी बेटी तो उसी से शादी करेगी जिससे हम चाहेंगे। उसे हमारी पसंद पर पूरा भरोसा है। सोनम के पिताजी आगे बोलते हैं। सॉरी अंकल, पर एक बार आपको सोनम की राय जरूर लेनी चाहिए। आखिर ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना किसी की मर्जी के मुझसे शादी हो। अथर्व आगे सोनम को देखते हुए कहता है। तो वह दुविधा में फंस जाती है कि आखिर अथर्व ने उसे फंसा ही दिया है। अब उसे ही तय करना है कि वह उससे शादी करेगी या नहीं। हाँ बहन जी, अथर्व बेटा सही कह रहा है। हमें एक बार सोनम से भी पूछ लेना चाहिए, फिर हमें कोई फैसला लेना चाहिए। माँ जी आगे सोनम की माँ से कहती हैं। तो बेटा तुम बताओ कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद है कि नहीं? देखो, मेरा एक छोटा पोता भी है। वह बहुत प्यारा बच्चा है। उसे माँ का प्यार चाहिए। तो क्या तुम मेरे पोते की माँ बनोगी? माँ जी सोनम से पूछती हैं। तो सोनम सच्चाई हुई खड़ी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व खुद इस रिश्ते को क्यों मना नहीं कर रहा है, वह उस पर क्यों थोप रहा है। सोनम हैरान सी सोच रही है। तो अथर्व सर की पहले शादी हो चुकी है और ये बच्चा भी सर का है। तो इसका मतलब कि सर की दूसरी शादी की बात की जा रही है। ओ, तो ये बात है। पर वो दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? जरूर पहली पत्नी भाग गई होगी। भला ऐसे कठोर दिल वाले के साथ कौन रहेगा?
माही मन ही मन कह रही है। बोलो बेटा, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? मेरे पोते को माँ का प्यार दोगी? माँ जी आगे कहती हैं। तो सोनम एक नज़र अथर्व को देखती है और फिर बेटे बेटू को, जो खेल रहा होता है। जी आंटी, मैं आपके पोते की माँ बनने को तैयार हूँ, सोनम ने जवाब में कहा। तो सभी बहुत खुश होते हैं। अथर्व उसे आश्चर्य से देखता है, तो वह भी उसे देखकर शैतानी मुस्कान छोड़ती है, जैसे वह भी दिखाना चाहती हो कि चाल मैं भी चल सकती हूँ। जिससे अथर्व भी समझ जाता है कि सोनम ने भी उसे आईना दिखाया है, तो वह गुस्से से तिलमिला जाता है। सभी घर वाले खुश होते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगते हैं, जबकि माही बॉस को ही देख रही होती है। तो अथर्व परेशान होते हुए माही को देखता है, तो वह हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, जैसे उसकी जान मुंह को आ गई हो। सर तो मुझे ही गुस्से से देख रहे हैं। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि शादी फिक्स हो गई है, लेकिन इस आदमी को तो किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है। बेचारी सोनम, पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अभी तो मेरी ही लगने वाली है। हे भगवान, मुझे बचा लेना। बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, फूटी मेरी किस्मत। नहीं आती तो अच्छा रहता। माँ ही मन ही मन सोचकर परेशान हो रही है। रात हो चुकी है, बेटू सो गया है। अतर्व लैपटॉप पर काम कर रहा है। तभी माँ जी दूध का गिलास लिए हुए आती हैं। सोनम की मम्मी तो कह रही थी कि सगाई की रस्म 2 दिन बाद रख लेते हैं। तुम क्या कहते हो बेटा? माँ जी दूध का गिलास अतर्व के पास रखते हुए कहती हैं। मम्मी, आपको जो सही लगता है वो आप करते रहिए, अतर्व ने जवाब में कहा। तो माँ जी को अजीब लगता है। पर बेटा, तुम भी तो खुश होना चाहिए। आखिर शादी तो तुम्हारी ही होगी, माँ जी ने आगे कहा। आपको तो इस घर में एक बहू चाहिए ना, तो फिर आपको जो करना है करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अथर्व ने जवाब में कहा। तो माँ जी को बुरा लगता है। तो तुम्हें लगता है कि यह सब मैं अपने लिए कर रही हूँ? माँ जी आश्चर्य से पूछती हैं। तो अथर्व लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए है। मुझे तुम्हें खुश होता हुआ देखना है, इसीलिए तुम्हारी शादी कराने के पीछे पड़ी हूँ, माँ जी ने आगे कहा। तो मैं हूं ना खुश, अब नाच तो नहीं सकता हूं ना, अथर्व ने भुनकते हुए कहा। तो तुम्हें सोनम पसंद नहीं है? माँ जी आगे पूछती हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अथर्व बुदबुदाया। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे तो फिर किसी की लड़की को इस घर में लाने का क्या फायदा? माँ जी आगे कहती हैं। तो अथर्व का मन खराब होने लगता है। मम्मी, आपकी समस्या क्या है? अभी तक तो आप मेरी शादी करवाना चाहती थी, और अब जब मैं शादी के लिए राजी हो गया हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या चाहती हैं, अतः बिगड़ते हुए कहता है। तो माँ जी उसे हैरानी से देख रही हैं, जैसे वह उसके मन की बात को समझ रही हो। मम्मी, मैं आज भी सोनी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था, और यह बात मैंने सोनम को भी बताया है। अगर फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अथर्व ने आगे माँ से कहा और उठकर जाने लगता है। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं होता है, शादी कोई मजाक नहीं है, माँ जी उससे कहती हैं। पर तब तक वो बाहर जा चुका होता है। माँ जी परेशान होने लगती हैं कि यह लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। रात गहरा जाती है। अथर्व अपने कमरे में पत्नी सोनी की तस्वीर को लिए देख रहा है। आज इस घर के लिए बहू देखने गया था, पर तुम फिक्र मत करो, वो मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी। अगर मम्मी का प्रेशर नहीं होता तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोचता भी नहीं, अतर फोटो को देखते हुए कहता है। सोनी, तुम देख तो रही होगी ना, कितना अकेला पड़ गया हूँ। जब तुम थी तो तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, और जब तुम्हें कुछ दे पाता कि तुम ही मुझसे दूर चली गई। कभी कभी तो अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा था, तुम्हें समय नहीं दिया था, और तुम मेरा इंतजार करती थी। तब मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। सोचा था कि खूब मेहनत करूंगा तो एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे पाऊंगा। पर अफसोस कि मुकाम तो मिला, लेकिन तुम चली गई, और इतनी दूर चली गई कि मैं तुम तक पहुंच भी नहीं सकता हूँ। काश कि तुम होती तो कितना अच्छा होता। सोनी, सोनी, अतः तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कह रहा है। उसे आभास होता है कि उसकी पत्नी उसके आसपास कहीं है। फिर वह आंख मूंद लेता है। उसे सोने की याद आ रही है, और आज उसके लिए बुरा भी लग रहा है। उसने सोनी से किया वादा जो तोड़ दिया। अगले दिन सुबह होती है। अथर्व जॉगिंग कर रहा है। वह अकेले दौड़ रहा है, तभी दोस्त रोहन आता है। भाई, अकेले अकेले लड़की देखने चले गए,
और अपने जिगरी दोस्त को भूल गए। वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने, रोहन ने हाँफते हुए कहा। ये मेरी डील नहीं थी, मम्मी का प्लान था, तो उन्हें से बात कर ले और मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है, अथर्व ने जवाब में कहा और दौड़ते हुए आगे निकल गया। रोहन पीछे रह जाता है, फिर वह दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है। मतलब सुहाग रात में भी मम्मी को भेजने वाला है? क्या फालतू बात कर रहा है तू, रोहन आगे कहता है तो वह उसे गुस्से से देखता है। क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है, अथर्व ने बिगड़ते हुए कहा तो वह मुस्कुरा देता है। भाई अब दिमाग खराब नहीं होगा, भाभी जो आने वाली हैं, फिर तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाएगा। मजे हैं तुम्हारे तो, रोहन ने आगे मजाकिया अंदाज से कहा और हंस देता है। तू फिर शुरू हो गया, चपात खाएगा, समझा, अथर्व ने कहा और फिर वह कसरत करने लगता है। भाई अब एक्टिंग तो मत करो, मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं और मुझे ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कुछ है ही नहीं। सब जानता हूँ मैं, रोहन ने आगे कहा तो वह कसरत करता रहता है। भाई भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे पार्टी चाहिए, आज शाम को मस्त पार्टी करते हैं, रोहन ने आगे उत्साहित होते हुए कहता है। तो अथर्व आगे दौड़ते हुए चला जाता है और रोहन अपना सा मुंह लिए रह जाता है। माही कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है और साथ ही फोन पर बात कर रही है। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जॉब भी मिल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए, माही फोन पर कहती है। ठीक है माही, अपना ख्याल रखना, लो मोनू से बात कर लो, फोन की दूसरी तरफ से माँ ने कहा। दीदी मुझे स्मार्टफोन चाहिए, भाई फोन पर कहता है। मोनू अभी नहीं, जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तब तुम्हें न्यू फोन मिलेगा, ठीक है, माही तैयार होते हुए फोन पे कहती है। नहीं दीदी, मुझे अभी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी दिला दो ना, मैं फिर मम्मी की सारी बातें मानूंगा, भाई ने आगे फोन पर कहा तो माही मुस्कुरा देती है। नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, ओके, चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाय, माही कहते हुए कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपने बाल बनाती है। तभी रूममेट चिंकी आती है। माही तुमसे कोई मिलने आया है, चिंकी ने कहा। मुझसे कौन मिलने आएगा, माही आश्चर्य से पूछती है। जाकर देख तो, दिल खुश हो जाएगा तेरा, चिंकी ने तभी मुस्कान छोड़ते हुए कहा। यार तू भी ना ऐसे सस्पेंस छोड़ रही है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो, भला मुझसे मिलने कौन आएगा, माही कहते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। वह हॉल में आती है तो रिकी बैठा होता है। रिकी उसे देखकर मुस्कुराता है, पर माही उसे मुंह फुला लेती है और वापस कमरे में चली जाती है। रिकी समझ जाता है कि माही उससे नाराज है। कमरे की दीवार पर माही और रिकी की एक तस्वीर है जिसमें दोनों साथ में बाइक ट्रिप में हैं। माही रो रही है, रिकी उसके पास आता है। सॉरी यार, रिकी माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो वह उसे अपने आप से दूर करती है। तुम मुझे भूल गए हो, 2 दिनों से तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया है और अब मुझसे मिलने आए हो। जब प्यार नहीं करते हो तो फिर क्यों आए हो, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, माही रोते हुए कहती है। माही यार, तुम तो सब जानती हो कि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था और उसी के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था, रिकी अपनी सफाई में कहता है। तो एक बार बता तो सकते थे, लेकिन मुझे क्यों बताओगे, मैं कौन हूँ तुम्हारी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली पड़ जाती हूँ, माही रोते हुए कहती है। सॉरी बाबा, आगे ऐसा नहीं करूँगा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं और तुम अच्छी भी नहीं लगती हो, रिकी मनाते हुए कहता है। मैं एक अकेली लड़की दिल्ली जैसे शहर में रह रही हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, माही रोते हुए कह रही है। माही अब गुस्सा थूको भी यार, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, रिकी बहलाते हुए कहता है और गिफ्ट माही के सामने रखता है। मुझसे बात मत करो और चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, माही बिगड़ते हुए कहती है। तो फिर रिकी उसे अपने गले से लगाता है और प्यार से माही के आंसू पोंछता है। मेरा बाबू गुस्सा है, सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और कहीं भी जाऊँगा तो तुम्हें बोलकर जाऊँगा, अब खुश, और बताओ मेरा गिफ्ट कैसा है, रिकी माही को बहलाते हुए कहता है। तुम बहुत बुरे हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, माही गिफ्ट को खोलते हुए कहती है। प्यार करता हूँ ना बेबी, रिकी ने कहा तो माही गिफ्ट खोल रही है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लव यू बेबी, पर आगे से मुझे ऐसे सताना नहीं,
माही खुश होते हुए कहती है और प्यार से रिकी के गाल को चूम लेती है। रिकी भी उसे प्यार करता है। ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अथर्व अपने केबिन में बैठा काम कर रहा है। तभी डोर खोलते हुए माही आती है। सर, आपने मुझे बुलाया है? माही ने धीरे से पूछा। उसे डर भी लग रहा होता है कि सर ने उसे डांटने के लिए ही बुलाया होगा। अंदर आ जाओ, अथर्व ने कंप्यूटर को देखते हुए कहा। वह बिजी होता है। सर, अगर आप कल के लिए डांटने वाले हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से झूठ नहीं बोलूंगी। माही अपनी सफाई में कहती है तो अथर्व उसे हैरत भाव से देखता है। माही घबराई हुई होती है और वह अंदर से डरी हुई भी है। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम सच भी बोल सकती हो, लेकिन आगे से कभी झूठ का सहारा मत लेना। इससे सिर्फ तुम अपने आप को धोखा दोगी। अथर्व ने कहा। जी सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पक्का प्रॉमिस करती हूँ, माई ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो तभी उसका हाथ लगने से बॉस की एक फाइल गिर जाती है। सॉरी सॉरी सर, माही घबराते हुए बोलती है और जल्दी से फाइल उठाकर रखती है। अथर्व उसे घूर रहा है। माही को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या बोले। रिलैक्स, ओके, अथर्व माही से कहता है। तो वह सच्चाई हुई है। तुम्हें सोनम कैसी लगती है? अथर्व आगे माही से पूछता है। तो वह उसे आश्चर्य से देखती है। सॉरी सर, जैसे उसने ठीक से सुना ना हो। तुम सोनम से तो मिली हो ना, तो उसके बारे में कुछ बताओ। अथर्व आगे उससे पूछता है। सर, सोनम दी से तो मैं कल पहली बार मिली थी। उनके बारे में सुना काफ़ी कुछ है कि उन्हें सिंगिंग का शौक है। वो खाना भी अच्छा बनाती हैं और अच्छी तो वो है ही, माही जवाब में कहती है। नहीं, यह सब नहीं। कुछ ऐसा बताओ कि मेरी शादी उससे ना हो। अथर्व आगे उससे कहता है। तो वह चौंक पड़ती है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? माई आश्चर्य से पूछती है। देखो, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ और ये बात सोनम भी जानती है। फिर भी वह मुझसे शादी करने को तैयार है। तो अब तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जिससे इस रिश्ते को तोड़ा जा सके। अथर्व आगे माही से कहता है। तो सब उसके ऊपर से जा रहा है। सर, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। माही हैरान होकर बोलती है। तो पता करो, कोई तो वजह होगी जो वह मुझसे शादी करने को तैयार हुई है। आखिर तुम उसकी बहन के साथ रहती हो। कुछ तो उसका फायदा उठाओ और मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अथर्व आगे कहता है। पर सर, ये गलत होगा ना? माही दुबदा भाव से पूछती है। मैंने सोनम की आंखों में देखा है कि वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है। तो जरूर कोई वजह होगी और तुम्हें वही पता करना है। अथर्व ने आगे कहा। तो माही को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ, माई हैरानी से बोलती है। एक बात और, कि तुम इस बात को अपने तक ही रखोगे और किसी को इस बारे में पता चला तो वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अथर्व आगे उससे कहता है। तो वह आश्चर्य से अथर्व को देखने लगती है कि बस इसी की कमी थी। यह खड़ूस तो बड़ी चालू चीज निकला। माही मन ही मन सोच रही है। सर को शादी नहीं करनी है तो डायरेक्ट मना क्यों नहीं कर देते? मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया भी तो मेरी नौकरी गई। नहीं माही, तुझे इस जॉब को तो बचाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे सोनम दी के बारे में इस खड़ूस को बताऊं? अगर मैंने नहीं बताया तो मैं गई समझो। माही मन ही मन सोच रही है। सोच रही हो तो अच्छे से सोच लो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। अथर्व आगे माही से कहता है। तो वह हड़बड़ा जाती है और अथर्व को देखते हुए हाँ में सिर हिलाती है। फिर वह उसे जाने का इशारा देता है। तो माही हैरान परेशान सी जाने लगती है कि फूटी मेरी किस्मत, यह खड़ूस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।